नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है बेटे की याद। कल्पना जी कुछ दिन से कितनी खुश थी क्योंकि उनका बेटा कितने दिनों बाद वापस घर आ रहा है। उनका बेटा अजीत बहुत साल पहले ऑस्ट्रेलिया में जाकर रहने लगा था। एक बेटी थी हिमांशी, उसकी भी शादी हो चुकी थी। जब से पता चला कि उनका बेटा अजीत इतने सालों बाद ऑस्ट्रेलिया से भारत आ रहा है, तब से उसकी पसंद के बेसन के लड्डू, मठरी, उसकी पसंद का कैरी का अचार और भी न जाने क्या क्या बना रही थी। भले शरीर साथ नहीं देता, पर बेटे के मोह में न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी। कल्याण जी, उनके पति, उनको इतना उत्साहित और व्यस्त देखकर चिढ़कर कहते भी, मैं जब तुमसे कुछ भी बनाने को कहता हूँ तो कहती हूँ मेरे घुटनों में दर्द है, और अब कहां से इतनी ताकत आ गई है। कल्पना जी बड़बड़ करती बोली, अरे अपनी उम्र और सेहत को तो देखो, जवान को थोड़ा लगाम दो। इस उम्र में सादा खाना ही खाना चाहिए। पर आज सुबह उनके बेटे अजीत का फोन आया, पापा मैं नहीं आ पाऊंगा, इतनी छुट्टियां नहीं मिल रही, और जो थोड़ी बची हैं उसमें बच्चे यहीं घूमना चाहते हैं। अपने बेटे की बात सुनकर कल्याण जी ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसको दुख होगा। ओ पापा, आप तो समझदार हो ना, माँ को समझा दो, अगली बार जरूर आऊँगा। कहते हुए अजीत ने फोन रख दिया। इधर कल्याण जी खुद से ही बोले, हाँ बेटा, मैं तो समझदार ही हूँ, इसलिए तेरी माँ को मना करता हूँ, पर वह बेवकूफ़ पता नहीं कब अपना मोह छोड़ेगी, कब अक्ल आएगी उसे। कल्पना जी ने सब सुन लिया था। कल्याण जी ने जैसे उन्हें देखा, वे कुछ कहते उससे पहले ही कल्पना जी अपने आंसुओं को छिपाती हुई बोली, अरे काम होगा उसे, अब कोई फालतू थोड़ी न है, आखिर इतनी बड़ी कंपनी में है, और वैसे भी कोई पड़ोस में तो नहीं रहता जो जब मन आया मुंह उठाया और चला आया। वे नहीं चाहती थी कि कल्याण जी अपने बेटे के खिलाफ कुछ भी बोले, इसलिए वह कुछ कहते उससे पहले खुद ही उसकी सफाई में बोले जा रही थी। कल्याण जी बोले, बन गई अपने बेटे की वकील, शुरू हो गई तुम्हारी दलील, और तुम जो इतने दिनों से उसके लिए तैयारी कर रही थी, कितनी बेचैन थी तुम्हारी ये आंखें उसे देखने के लिए। कल्पना जी फिर किसी कुशल वकील की तरह दलील देने लगी, अरे मेरा क्या है, कुछ काम नहीं है इसलिए बना लिया, अब चुप रहो, काम करने दो मुझे। कहती हुए बिना बात कमरे की अलमारियों को साफ करने लगी। आदत थी उनकी यह, जब भी दुखी होती खुद को और ज्यादा व्यस्त कर लेती, पर कल्याण जी से उनकी उदासी, उनकी छटपटाहट छिपी नहीं थी। उन्होंने कल्पना जी को कुछ नहीं बोला और खुद रसोई में जाकर 2 कप चाय बनाई और कल्पना जी को जबरदस्ती बुलाकर कुर्सी पर बैठाया और चाय का कप पकड़ाया। कल्पना जी कल्याण जी का सामना करने से कतरा रही थी। डर था उन्हें, उनके अंदर जो गुबार था कहीं वह फट न पड़े। कल्याण जी उनकी हालत समझ रहे थे। उन्होंने चाय पीते हुए बोला, मुझसे छिपाओगी अपने आंसू, बहने दो इन्हें, कर लो अपने दिल को हल्का। कल्याण जी के इतना कहते ही कल्पना जी के सीने में दबा बांध टूट गया और वे बच्चों के जैसे फूट फूट कर रो पड़ी। कल्याण जी ने अपनी चाय का कप टेबल पर रखा और कल्पना जी के हाथ में पकड़ा कप भी लेकर टेबल पर रख दिया और उन्हें सीने से लगा लिया। कब तक अपने को दुखी करोगी? कल्पना जी कुछ नहीं बोली, बस कल्याण जी के सीने में मुंह छिपाए सिसकती रहीं। जाने कब तक वे आंसू बहाकर अपना मन हल्का करने की कोशिश कर रही थी। मन में भरा दुख कम भले न हो, पर कुछ समय के लिए हल्का तो हो ही जाता है, और जब आंसू बहाने को अपना कंधा हो तो कौन अपना दुख, अपना गम बांटना नहीं चाहेगा। कल्याण जी ने भी आज उन्हें नहीं रोका और रो लेने दिया। काफी देर बाद जब कल्पना जी बहुत रो ली, कल्याण जी ने उन्हें पानी पिलाया। कल्पना जी पानी पीकर गिलास को रखती हुई बोली, मेरी तो हमेशा से पूरी दुनिया ही बच्चे हैं, पर उनकी व्यस्त दुनिया में हमारे लिए समय ही नहीं है। आप मुझे कितना समझाते थे, पर मैंने आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सच कितनी खराब हूं मैं, कितने नाराज होंगे आप मुझसे। सबको प्यार देने के कारण आपको प्यार देने में भी कंजूसी करी, आपको सबसे बाद में रखा, कभी 2 घड़ी आपके लिए फुर्सत नहीं निकाली।
कल्पना जी मानो आज पछता रही थी। कल्याण जी हंसते हुए बोले, अरे पगली, क्या मैं नहीं जानता तुम कितनी खराब हो। कल्याण जी के ऐसा बोलने से कल्पना जी ने उन्हें देखा तो उनकी हंसी से समझ गई कि वे अभी भी उसे परेशान कर रहे हैं। कल्याण जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम मुझे कितना प्यार करती हो यह बताने की जरूरत नहीं। हाँ, यह अलग बात है कि तुमने कभी मुझे आई लव यू नहीं बोला। कहते उन्होंने कल्पना जी की तरफ देखे। कल्पना जी इस उम्र में भी शर्म से लाल हो गईं। कल्याण जी उनकी आंखों में देखते हुए बोले, पर तुम्हारे प्यार और त्याग के आगे बोलने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। हमारे रिश्ते की यही खासियत तो इसे सबसे अलग बनाती है, जहाँ कुछ कहने सुनने सफाई देने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। कल्पना जी को कल्याण जी की बात को थोड़ा सुकून मिला। कप में पड़ी चाय ठंडी हो चुकी थी। वे कप उठाती हुई बोली, आप बैठो, तब तक मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। जैसे ही वे उठने लगी, एकदम से उनके घुटने में दर्द उठा। कल्याण जी ने उन्हें आंख दिखाकर चुपचाप बैठने को कहा और दर्द का तेल लेकर आए और उनके पास नीचे बैठकर उनके घुटने की मालिश करने लगे। कल्पना जी ने मना भी किया, पर कल्याण जी के गुस्से में छिपे प्यार के कारण कुछ नहीं बोली। कल्पना जी उनको देख रही थी तो कल्याण जी बोले, क्या देख रही हो। कल्पना जी गहरी सांस लेती हुई बोली, यही कि सारे रिश्तों के लिए जिस रिश्ते की परवाह नहीं करी, फिर भी जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा इतना साथ दिया। कल्याण जी बोले, पगली, तेरा मेरा रिश्ता ही ऐसा है, चाहे इसको हम रोज सींचे या ना सींचे, यह तो किसी जंगली पौधे की तरह अपने आप फलता फूलता है। कल्याण जी प्यार से कल्पना जी के घुटने की मालिश कर रहे। वे मालिश करते हुए बोले, पूरी जिंदगी बच्चों और मेरे पीछे भागने का नतीजा है, जो आज इन घुटनों ने भी जवाब दे दिया। कल्याण जी के ऐसा बोलने से कल्पना जी जैसे अपनी यादों में कहीं खो गई। वे कल्याण जी से बोली, आपको याद है जब अजीत घुटनों पर चलना सीख ही रहा था, कितना परेशान करता था मुझे। एक पल यहाँ तो एक पल वहाँ, मैं तो उसके पीछे भागती भागती परेशान हो जाती थी। कल्पना जी की आंखों में आज भी बिल्कुल वही चमक आ गई जैसे तब आई होगी जब अजीत घुटनों पर चलना सीख रहा था। कल्याण जी उनके घुटने में मालिश करते हुए बोले, तभी तो उसके पीछे भागते भागते खुद के घुटनों में दर्द करवा लिया और अब मालिश मुझसे करवा रही हो। कल्पना जी बनावटी गुस्से में बोली, जाओ रहने दो, मालिश क्या कर रहे हो, आप तो एहसान जता रहे हो। कल्याण जी हंसते हुए बोले, गुस्सा तो तुम्हारी नाक पर बैठा रहता है, पर आज भी सबका गुस्सा बस मुझ पर ही उतरता है। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मेरा बस चले तो अपनी हीरोइन को पलकों पर बैठा कर रखूं। कल्पना जी उन्हें झिड़कते हुए बोले, कुछ तो शर्म करो, बुढ़ापा आ गया और यहाँ इनको दीवानगी सूझ रही है। अरे किसी ने सुन लिया तो कहेगा कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। कल्याण जी बोले, बोलता है तो बोलने दो, अब मुझे किसी की परवाह नहीं। जवानी के दिनों तो हम घर गृहस्थी और जिम्मेदारियों में बिता दी, अब 2 घड़ी फुर्सत मिली तो ये पल भी गंवा दूं। सबकी परवाह करते पहले भी बहुत कुछ गंवा चुका हूँ, अब गंवाने की भूल नहीं कर सकता। कहते हुए वे कल्पना जी की गोद में किसी बच्चे की जैसे सिर रख कर लेट गए। कल्पना जी को भी उन पर किसी बच्चे की तरह ही प्यार आया। वे उनके बालों में हाथ फिराने लगी। कल्याण जी उनकी गोद में लेटे लेटे ही बोले, पता है जब तुम अजीत और बेटी हिमांशी में व्यस्त रहती, कितनी ही दफा मैंने मूवी की टिकट जो मैं कितना खुश होकर लेकर आता था, बिना तुम्हें बताए फाड़ देता, घर पर मूड बनाकर आता, आज कैंडल लाइट डिनर करेंगे, पर घर आता तो देखता कभी तुम बेटे की नैपी बदलने में व्यस्त तो कभी बेटी की पढ़ाई में। कल्पना जी को उनकी आवाज में उन अनमोल पलों को खोने की कसक महसूस हो रही थी। उन्होंने उनके सिर को अपनी गोद से हटाया तो कल्याण जी बोले, कभी तो 2 घड़ी मेरे पास बैठा करो, तुमको तो मेरे लिए फुर्सत ही नहीं है, अब कहाँ चल दी। पर कल्पना जी बिना कुछ उनकी बातें सुने चल दी।
कल्याण जी तुनकते रहे। कल्पना जी जब आई तो उनके हाथों में तेल था। कल्याण जी से बोली, आपको तो उल्टा पड़ने की आदत है, इधर आओ। और वे कुर्सी पर बैठकर कल्याण जी के बालों में मालिश करने लगी। कल्याण जी बोले, अरे क्या कर रही हो, मुझे जरूरत नहीं, अभी तुम्हारे हाथों में दर्द हो जाएगा। कल्पना जी बोली, अरे बाबा, मैं तो तुम्हारा कर्ज चुका रही हूँ, नहीं तो सुनाते रहोगे। कल्याण जी रूठते हुए बोले, बस क्या इतना ही समझी मुझे। कल्पना जी उन्हें मनाती हुई बोली, तुम भी ना मजाक भी नहीं समझते, हर बात को गंभीरता से ले लेते हो और बच्चों की तरह रूठ जाते हो। अब क्या बच्चों जैसे मनाऊं भी तुम्हें। दोनों पति पत्नी किसी बच्चे की तरह बेसाख्ता हंसने लगे। कल्पना जी उनके बालों में मालिश करती हुई बोली, याद है जब मैं दोनों बच्चों के बालों में मालिश करती तो तुम कभी कभी गुस्सा होकर कहते, कभी तो मेरे बालों में भी कर दिया करो मालिश, और मुझे मलाल भी होता। मन बनाती आज तो इनकी शिकायत दूर करूंगी और दोनों बच्चों से फ्री होकर जब तुम्हारे पास तुम्हारे बालों में मालिश करने आती, तब तक तुम मेरे इंतजार में घोड़े बेचकर सो चुके होते। सच, जब तुम्हें देखती तो खुद पर भी गुस्सा आता। वे दोनों अपनी यादों में खोए थे। इतने में काली घटाएं छा गई। कल्पना जी लड़खड़ाते कदमों से बाहर कपड़े उठाने को भागी। मसाले भी धूप में लगाने को रखे थे, वह भी उठाने थे। तब तक कल्याण जी रसोई में चाय बनाने लगे, साथ में अजीत के लिए बनाए लड्डू और मठरी भी ले आए। अब तो कल्पना जी भी कुछ नहीं कहेंगी, नहीं तो उनके हाथ भी नहीं लगाने देती। कहती कि बस तुम ही खा लो पूरा, कुछ अजीत के लिए भी छोड़ोगे क्या। पर अब जब अजीत ही नहीं आ रहा तो किसके लिए बचाती। कल्याण जी ने कल्पना जी को चाय पकड़ाई और दोनों बरामदे में रखे झूले पर बैठ गए। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। कल्याण जी बोले, याद है तुम्हारा मन कितना मन था इस झूले को घर लाने का। इस पर हम दोनों बैठे, गप्पे लड़ाए और चाय पिए। मैं कितनी खुशी से यह झूला लाया था, तुम भी उसे देख कितना खुश हुई थी, पर कसक में मन में ही रह गए। कभी तुम बच्चों के टिफिन में व्यस्त, कभी चूल्हे चौके में। मैं अकेला चाय पी लेता और तुम भी ठंडी चाय एक घूंट में खत्म कर जाती, और यह झूला हमारा और हमारी फुर्सत में बिताओ पलों का इंतजार ही करता रह गया। कल्याण जी मठरी खाते हुए बोले, तुम्हारे हाथों में तो आज भी जादू है। कह उन्होंने कल्पना जी के हाथ चूम लिए। आज कल्पना जी ने भी अपना हाथ नहीं छुड़ाया। कल्याण जी उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोले, बेटे के बहाने से ही कम से कम मुझे लड्डू और मठरी तो खाने को मिल रहे हैं, नहीं तो मैं तो स्वाद ही भूल गया था। भले कल्याण जी ने यह बात मजाक में कही थी, पर आज कल्पना जी को भी बहुत दुख हुआ। आज उन्होंने भी कल्याण जी को खाने से नहीं रोका। उनको तो आज कल्याण जी को यूं खाते देखकर तसल्ली सी मिल रही थी। साथ ही दुख भी था, हमेशा बच्चों की पसंद के आगे उनकी पसंद पर ध्यान ही नहीं दिया। वे कुछ बनाने को कहते, बस यही कहते कि बच्चों को यह सब पसंद नहीं, और कल्याण जी भी बच्चों की पसंद में ही खुश हो जाते। बाहर बारिश जोर पकड़ चुकी थी। इधर कल्याण जी और कल्पना जी अपनी यादों में डूबकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। कल्पना जी बोली, मुझसे ये क्या कह रहे हो। इधर जब बच्चे बड़े हो रहे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए, और जब मुझे थोड़ा समय मिला तो तुम अधिकतर काम से बाहर रहने लगे। कल्याण जी भी उन दिनों को याद करते हुए बोले, क्या करता कल्पना, बच्चों की भविष्य के लिए काम भी तो करना ज्यादा था, उनकी पढ़ाई, उनकी शादियां। कल्पना जी चाय के खाली कप और प्लेट रखते हुए बोले, सच आपके बिना न जाने कितनी रातें तकिए पर करवटें बदलते बिताई हैं। बच्चों के पास जाती तो वे बेचारे अपनी पढ़ाई में व्यस्त। सच कितनी बातें होती तुमसे साझा करने को, और ये बातें भी तो दगाबाज होती हैं। जब आप होते तो या तो याद ही नहीं रहती, या बताने को समय नहीं होता, और जब आप नहीं होते तो सोचती आप आओगे तो यह कहूँगी, आप आओगे तो वह कहूँगी, और जब आप आते तो या तो मैं व्यस्त या आप व्यस्त। सच जिंदगी के कितने ही अनगिनत पल यूं ही गवा दिए।
हर रिश्ते को संवारने में अपने रिश्ते को बेतरतीब कर दिया। कल्याण जी को कल्पना जी की आंखों में कसक और नमी साफ दिख रही थी। वे कल्पना जी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, फिर भी देखो, जब सारे रिश्ते बेतरतीब हो गए तो हमारा रिश्ता भी सबसे ज्यादा संवर गया। पहले तुम कितना भिनभिनाती थी, एक कप चाय भी नहीं बनाती थी, और हमारी महारानी जी को बेड टी के बिना उठने की आदत नहीं। दोनों बातों में मशगूल थे कि तभी कल्पना जी शर्माती हुई बोली, पता है आज गाने की ये पंक्तियां बिल्कुल हमारे रिश्ते पर सटीक बैठती हैं। कल्याण जी ने आंखों आंखों से ही पूछा, कौन सा गाना? कल्पना जी कल्याण जी को देखकर गुनगुनाने लगे, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। उस गाने को आगे बढ़ाते हुए कल्याण जी बोले, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। दोनों एक दूसरे से सिर सटाकर हंसने लगे। कल्याण जी हंसते हुए बोले, सही कहा, देर सवेर ही सही, हमें एक दूसरे के पास आना ही है। इसी बात पर आज तो प्याज के पकौड़े हो जाएं, बारिश में मजा आ जाएगा। वे उठकर रसोई में जा ही रही थी कि तभी उनकी बेटी हिमांशी का फोन आ गया। पापा, मैं कल आ रही हूँ, कुछ दिन आपके पास ही रहूंगी। माँ से कहना कि अब रोज उनके हाथों का स्वादिष्ट खाना चाहिए। फोन स्पीकर पर ही था। कल्याण जी अपनी बेटी से बोले, बेटा तेरी माँ सब सुन रही है, तू खुद ही बोल दे। हिमांशी बोली, माँ तुम्हें तो मेरी पसंद नापसंद सब पता ही है। कल्पना जी हंसती हुई बोली, हाँ बेटा, बस तू जल्दी आ जा, सब तेरी पसंद का बनेगा। फोन कट चुका था। कल्पना जी बोले, सुनो जी, अब कोई पकौड़े नहीं, मैं कुकर में खिचड़ी चढ़ा रही हूँ। कल से वैसे ही सब आपकी बेटी के पसंद का खाना बनेगा और आप दोनों बाप बेटी मेरी सुनोगे नहीं। थोड़ा अपनी सेहत का भी सोचो, और हाँ, अब आराम करने दो। आपको तो कोई काम नहीं, पर यहाँ तो 70 काम है। यह कहती वे रसोई की तरफ बढ़ गई। बेटे की आने की खुशी उनके चेहरे के साथ उनकी चाल में भी झलक रही थी। कल्याण जी कल्पना जी को जाते देखकर गाने लगे, आखिर तुम्हें आना है। उनकी बात काटती कल्पना जी बोली, तुम्हें नहीं, हमें, आखिर हमें आना है, जरा देर लगेगी। दोनों की हंसी की आवाज से पूरा घर खनक रहा था। जो घर बेटे के नहीं आने से कुछ देर पहले उदास था, वही घर अब बेटी के आने से खुश था। इधर कल्याण जी के मोबाइल पर अजीत का मैसेज आया, पापा अब तो माँ खुश है ना, दीदी को बताया। तो वे बोली कि चिंता मत कर तू, मैं हूं ना। कल्पना जी ने अजीत को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और दिल की इमोजी भेजी। सब बच्चों के इतना भर करने से माँ बाप झट से सब कुछ भूल जाते हैं। तभी रसोई से कल्पना जी बोली, अब यह मोबाइल में क्या खिचड़ी पका रहे हो, इधर आकर जरा हाथ बटा दो। कल्याण जी उठते हुए बोले, खिचड़ी मैं नहीं, तुम पका रही हो। और दोनों फिर हंसने लगे और दोनों लोग साथ में खाना बनाकर खाए और बेटी के इंतजार में सो गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।